हेलो फ्रेंड, नमस्कार। एक बार पुनः आपका हमारे चैनल ITI MCQ एक्सपर्ट में हार्दिक स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे ITI के ट्रेड मैकेनिक, ऑटो, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। इस ट्रेड में ट्रेड थ्योरी के 38 क्वेश्चंस, वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस के 6 क्वेश्चंस, इंजीनियरिंग ड्राइंग के 6 क्वेश्चंस और एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स के 25 क्वेश्चंस ITI के CBT एग्ज़ाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो साथियों, आपके एग्ज़ाम में टोटल 75 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे तथा प्रत्येक क्वेश्चन है वो 2 मार्क्स या 2 अंक का रहेगा। और साथियों, इसके अलावा अगर आप किसी इस ट्रेड से रिलेटेड किसी अन्य कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो भी यह क्वेश्चन पेपर आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल है, क्योंकि ट्रेड थ्योरी को आपने बुक से चाहे कितनी बारी क्यों ना पढ़ लिया हो, लेकिन जब तक आप MCQ क्वेश्चंस या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर नहीं लगा लेते हैं तो तब तक आपको यह आइडिया नहीं लगता है कि एग्ज़ाम में कैसे और किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इनके अकॉर्डिंग हम अपनी आगामी परीक्षा की तैयारी कर सकते हैं। और साथियों, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन पर क्लिक कर नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो डालूं तो आप तक नोटिफिकेशन जल्द से जल्द पहुंच जाए। तो चलिए बिना किसी देरी के आज की वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ सॉकेट स्पैनर कैन बी टर्न टू एन एंगल। किस प्रकार के सॉकेट स्पैनर को एक कोण में बदल दिया जा सकता है। तो ये होता है स्विवेल सॉकेट स्पैनर। तो राइट आंसर इज ऑप्शन A4। स्विवेल सॉकेट जो स्पैनर होता है कैन बी टर्न टू एन एंगल। तो राइट आंसर इज ऑप्शन A4। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर टेकिंग द एक्सटर्नल, इंटरनल एंड डेप्थ मेजरमेंट। बाहरी, आंतरिक और गहराई माप लेने के लिए किस परिशुद्धता उपकरण का उपयोग किया जाता है। तो जैसे कि हमें कोई इंटरनल डायमेंशन मापनी हो, आंतरिक डायमेंशन या एक्सटर्नल बाहरी डायमेंशन या डेप्थ, हमें कोई गहराई नापनी हो तो हम किस इंस्ट्रूमेंट का उपयोग करते हैं, वो होता है हमारा वर्नियर कैलिपर। तो राइट आंसर इज ऑप्शन A। तो वर्नियर कैलिपर की हेल्प से हम एक्सटर्नल डायमेंशन, इंटरनल डायमेंशन और किसी की भी डेप्थ या गहराई अगर नापना तो हम वर्नियर कैलिपर का यूज करते हैं। तो राइट आंसर इज ऑप्शन A1, वर्नियर कैलिपर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज द यूज ऑफ रैचेट स्टॉप इन आउटसाइड माइक्रोमीटर। आउटसाइड माइक्रोमीटर में रैचेट स्टॉप का जो उपयोग है वो क्या होता है। तो माइक्रोमीटर का एक रैचेट स्टॉप एक पार्ट्स होता है, एक नट की तरह ही होता है वो, जैसा कि आपने देखा होगा जब भी आप माइक्रोमीटर यूज करते होंगे। तो रैचेट स्टॉप का जो मेन यूज होता है वो होता है टू प्रिवेंट द एक्सेस प्रेशर। अत्यधिक दबाव को रोकने के लिए हम रैचेट स्टॉप को आउटसाइड माइक्रोमीटर में लॉक कर देते हैं जब भी हम कोई डायमेंशन मेजर करते हैं। तो राइट आंसर इज ऑप्शन A3। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज़ द रीडिंग ऑफ आउटसाइड माइक्रोमीटर। तो एक आउटसाइड माइक्रोमीटर है, उसकी हमें रीडिंग बतानी कि उसकी जो रीडिंग है वो कितनी होगी। तो जैसा कि आपको एक पॉइंट दिखाई दे रहा है 1, तो टोटल एक रीडिंग ये हो जाएगी, प्लस जो ये आधा नीचे का जो एक लाइन दिखाई दे रही है आपको, ये जो छोटी सी लाइन है 1, तो ये होती है 0.5 की। तो 0.50 ये हो जाएगा, प्लस और यहाँ क्या कोइंसाइड कर रहा है मैं अभी आपको एक बार दोबारा दिखाऊंगा, पहले मैं लिख देता हूँ 0.39। ये 0.39 कहाँ से आए वो भी बताऊंगा। तो टोटल कितना हो जाएगा 1.89 मिलीमीटर। तो 1 का तो पता लग गया, 0.5 का पता लग गया, 0.39 बताता हूँ आपसे। तो देखो 1 को मैंने कहाँ से लिया, ऊपर वाला जो मेन स्केल है, और एक जो दूसरा वाला स्केल है उस पर क्या है कि जो 0.5 ये नीचे वाले से ले लिया, और जो 1 मेन स्केल जो हमारा सर्कुलर स्केल से जहाँ कोइंसाइड कर रहा है तो वो कितने पे कर रहा है, अगर 35 से 40 की तरफ चले तो वो कितने पे कोइंसाइड कर रहा है, 39 पे वो कोइंसाइड कर रहा है। तो इसलिए 1 + 0.5 + 0.39, तो इनको हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारा निकल के आएगा 1.89। तो राइट आंसर इज ऑप्शन A2। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द ड्रिलिंग मशीन। तो एक चित्र में ड्रिलिंग मशीन दिखाई गई है। तो ड्रिलिंग मशीन के जो कंपोनेंट होते हैं उसमें क्या होता है कि एक हेड होता है, हैंड व्हील होता है, इलेक्ट्रिक मोटर होती है, स्पिंडल लगा होता है जैसा कि आप देख पा रहे हो, ये जो खड़ा है पोर्शन स्पिंडल है, चक होता है जिसके अंदर
हम क्या है कि ड्रिल मशीन को इंसर्ट करते हैं। कॉलम होता है, टेबल होती है और बेस होती है। एक वर्क टेबल होती है जिसके ऊपर हमें वर्क पीस को रखते हैं जो ड्रिलिंग ऑपरेशन हम करते हैं। तो यहाँ हमसे पूछ रहा है कि इस ड्रिलिंग मशीन का नाम क्या है। तो जो चित्र में जो ड्रिलिंग मशीन दिखाई गई है वो क्या है, एक रैचेट ड्रिलिंग मशीन है। तो ड्रिलिंग मशीन के काफ़ी टाइप होते हैं। जो चित्र में जो दिखाई गई मशीन है वो क्या है कि रैचेट ड्रिलिंग मशीन है। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए 2। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ड्रिलिंग मशीन इज यूज टू ड्रिल द मल्टीपल होल इन ए वन सेटिंग ऑफ वर्क। किस ड्रिलिंग मशीन का उपयोग एक काम की सेटिंग में कई छेदों को ड्रिल करने के लिए किया जाता है। तो जो हम ड्रिलिंग मशीन यूज़ करते हैं, अभी नाम बताऊंगा उसका, वो क्या होती है कि रेडियल ड्रिलिंग मशीन एक ऐसा मशीन है जिसके द्वारा हम मल्टीपल होल्स को, जो नंबर ऑफ होल्स होते हैं, एक बार में मान लो अगर 10 होल करने हैं तो किस ड्रिल मशीन का हम उपयोग करेंगे, वो हम करेंगे रेडियल ड्रिलिंग मशीन। तो एक से ज़्यादा अगर एक ही समय में बहुत सारे होकर हम होल जनरेट कर रहे हो, मल्टीपल होल जनरेट करने हो या मल्टीपल छेद जनरेट करने हो, तो हम किस मशीन का उपयोग करते हैं, तो वो हम करते हैं रेडियल ड्रिलिंग मशीन। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए 4। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ द कटिंग स्पीड। जो काटने की जो गति की जो इकाई है वो क्या होती है। तो यूनिट होती है कटिंग स्पीड की, वो होती है मीटर पर मिनट, कि एक मिनट में कितने मीटर वर्क पीस के ऊपर कटिंग हुई, तो वो हमारी कहलाती है कटिंग स्पीड। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए 1। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच पार्ट ऑफ ए ड्रिल इज फिट ऑन द या फिटेड ऑन द मशीन। ड्रिल का कौन सा भाग मशीन पर फिट किया जाता है। तो ड्रिल का जो शैंक पार्ट होता है वो किसके अंदर फिट किया जाता है, मशीन के अंदर फिट किया जाता है। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए 3। तो शैंक is the part of a drill is fitted on the machine. तो right answer is option A 3. Next question is what is the name of the angle marked as X। तो X के रूप में जो चिन्हित कोण है उसका नाम क्या है। तो ये ड्रिल की एक बीट है, तो ड्रिल की बीट में जो एंगल दिखाया गया जो X है वो क्या है कि लिप क्लियरेंस एंगल है या लिप क्लियरेंस कोण है। तो राइट आंसर इज ऑप्शन A 4। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच डिवाइस इज यूज टू होल्ड द स्ट्रेट सैंक ड्रिल। सीधे सैंक ड्रिल को पकड़ने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। तो ड्रिल को जहाँ पे होल्ड किया जाता है वो किसके अंदर डाला जाता है, हमें चक के अंदर हम ड्रिल को डालते हैं। तो चक इज ए डिवाइस इज यूज टू होल्ड द स्ट्रेट सैंक ड्रिल। तो राइट आंसर इज ऑप्शन A 2। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ड्रिल मशीन यूज टू ड्रिल द स्मॉल डाया होल अप टू द 6 मिलीमीटर। 6 मिलीमीटर तक के छोटे व्यास को छेद करना है, अगर हमें ऐसा छेद करना है कि जो 6 mm से छोटा हो, तो उसको ड्रिल करने के लिए हम किस ड्रिलिंग मशीन का उपयोग करते हैं। तो उसमें हम जो मशीन यूज़ करते हैं, अगर हमें 6 मिलीमीटर डाया होल या छेद कोई जनरेट करना हो तो हम बेवल गियर हैंड ड्रिल मशीन का उपयोग करते हैं। तो राइट आंसर इज ऑप्शन A 1। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच टाइप ऑफ वाइस इज यूज टू होल्ड ए जॉब फॉर ड्रिलिंग। ड्रिलिंग के लिए जॉब को रखने के लिए किस प्रकार के वाइस का उपयोग करते हैं। तो मशीन वाइस इज ए वाइस दैट इज यूज टू होल्ड द जॉब फॉर द ड्रिलिंग। तो जब भी हम किसी पार्ट्स में या किसी ऑब्जेक्ट के अंदर जब ड्रिलिंग करते हैं तो मशीन जो ऑब्जेक्ट होता है, जो भी है जिसके अंदर हम ड्रिलिंग कर रहे हैं, उसको पकड़ने के लिए हम किस वाइस का उपयोग करते हैं, तो वो होता है हमारा मशीन वॉइस। तो राइट आंसर इज ऑप्शन A 3। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इज़ ए टाइप ऑफ टेपर यूज इन द ड्रिलिंग मशीन। ड्रिलिंग मशीन में किस प्रकार का टेपर प्रयोग किया जाता है। तो ड्रिल मशीन में हम मोर्स जो टेपर होता है उसका हम उपयोग करते हैं। तो राइट आंसर इज ऑप्शन A 4। तो मोर्स टेपर इज यूज इन द ड्रिलिंग मशीन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ द नेम ऑफ द एक्टिविटी। जो चित्र में जो गतिविधि दिखाई गई है उसका हमें नाम बताना है। तो चित्र में जो गतिविधि दिखाई गई है वो होता है रिमूवल ऑफ द ड्रिल। जो भी चक के अंदर हमने ड्रिल बिट को इंसर्ट किया गया है उसको हम रिमूव कर रहे हैं। तो रिमूव द ड्रिल। तो राइट आंसर इज ऑप्शन A 2। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ द नेम ऑफ द डाई। जो चित्र में जो डाई दिखाई गई है उसका नाम क्या है।
तो शेप से ही आपको पता चल रहा है सर्कुलर शेप में है, जो कि वृत्ताकार शेप में है। तो राइट आंसर इज ऑप्शन A3। तो चित्र में जो डाई दिखाई गई है वो है सर्कुलर स्प्लिट डाई या वृत्ताकार स्प्लिट डाई। तो राइट आंसर इज ऑप्शन A3। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द टाइप ऑफ टेप रिंच। जो चित्र में जो टाइप रिंच दिखाया गया है तो उसका क्या प्रकार है या क्या टाइप है। तो चित्र में जो टेप रिंच दिखाया गया है वो क्या है कि सॉलिड टाइप टेप रिंच है या ठोस प्रकार का टेप रिंच है। तो राइट आंसर इज ऑप्शन A3। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द टाइप ऑफ द डाई। जो डाई का प्रकार क्या है। चित्र में हमें एक डाई दिखाई गई है, वो हमारी क्या है, डाई नट है। तो राइट आंसर इज ऑप्शन A1। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच टेप सेट हैव 4 डिग्री चैम्फर एट इट्स एंड। किस टेप सेट के अंत में 4 डिग्री के चैम्फर होता है। तो ये होता है जो टेपर टेप होता है उसके अंदर 4 डिग्री चैम्परिंग की होती है एट द एंड। तो राइट आंसर इज ऑप्शन A3। साथियों आप सभी ऑप्शन वीडियो जब भी मैं आपसे क्वेश्चन शो अप करता हूँ या दिखाता हूँ तो आप क्वेश्चन को पढ़कर पहले खुद से आंसर देने की कोशिश करना, क्योंकि अगर मैं सारे ही ऑप्शन आपको पढ़कर बताऊंगा उससे क्या है कि टाइम काफ़ी वेस्ट होगा, उससे वीडियो काफ़ी लेंथी होगी। तो इसलिए मैं आपको डायरेक्ट उनके आंसर ही बता रहा हूँ। ये जस्ट क्वेश्चन आपके प्रैक्टिस के लिए है, क्योंकि आप थ्योरी को पहले ही पढ़ चुके हैं। मुझे आपको बस ये आइडिया देना है कि एग्जाम में कैसे और किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लगभग जो मैं क्वेश्चन आपको करा रहा हूँ इनसे ही आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच टूल इज यूज टू मेक द इंटरनल थ्रेडिंग इन द कंपोनेंट। घटक में आंतरिक थ्रेडिंग बनाने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। तो टेप इज ए टूल विच इज़ यूज फॉर मेकिंग द इंटरनल थ्रेड ऑफ द कंपोनेंट। किसी भी कंपोनेंट के अंदर अगर हमें इंटरनल थ्रेडिंग को काटना हो, चूड़ी को काटना हो, तो हम किसका उपयोग करते हैं, हम उपयोग करते हैं टेप का। तो राइट आंसर इज ऑप्शन A4। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ द यूज ऑफ हैंड टेप। हैंड टेप का उपयोग क्या है। तो हैंड जैसा कि हमने पहले ही बताया कि आपको टेप हम किस लिए यूज़ करते हैं, किसी भी कंपोनेंट के अंदर अगर इंटरनल थ्रेड्स काटने हो तो हम टेप का उपयोग करते हैं। तो यहाँ पूछ रहा है कि हमें हैंड टूल का यूज क्या है। तो टू मेक द इंटरनल थ्रेड। तो जो टेप के द्वारा हम हाथ के द्वारा एक हैंडल लगा होता है उसके ऊपर, उसके द्वारा हम थ्रेडिंग करते हैं या आंतरिक थ्रेडिंग बनाने के लिए हम हैंड टेप का उपयोग करते हैं। राइट आंसर इज ऑप्शन A2। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच टूल इज यूज टू मेक द एक्सटर्नल थ्रेड ऑन द पाइप। पाइप के बाहरी थ्रेड बनाने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। जैसा कि आपने देखा होगा कि जो हमारा नट और बोल्ट होता है, तो नट के अंदर क्या होती है, जो एक्सटर्नल थ्रेडिंग होती है, और जो बोल्ट होता है उसके ऊपर इंटरनल थ्रेडिंग होती है। तो इसी तरीके से जो विच टूल इज यूज टू मेक द एक्सटर्नल थ्रेड ऑन द पाइप। जो पाइप के ऊपर क्या होता है, एक्सटर्नल थ्रेडिंग की होती है, बाहरी सरफेस पर क्या होता है कि चूड़ियाँ काटी होती है। तो वो किस टूल की हेल्प से काटी जाती है, वो काटी जाती है डाई की हेल्प से। तो राइट आंसर इज ऑप्शन A3। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इज यूज टू होल्ड द डाई। डाई को पकड़ने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। तो डाई को पकड़ने के लिए हम स्टोक का उपयोग करते हैं। तो राइट आंसर इज ऑप्शन A3। तो जो स्टोक इज मेनली यूज टू होल्ड द डाई। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच टाइप ऑफ एब्रेसिव रिमूव द हैवी स्टॉक ऑफ मटेरियल। किस पदार्थ का अपघर्षक सामग्री के बाहरी स्टॉक को हटा देता है। तो ये होता है हमारा सिलिकॉन कार्बाइड। जो सिलिकॉन कार्बाइड जो एब्रेसिव होता है मेनली हम इसलिए यूज करते हैं रिमूव द हैवी स्टॉक ऑफ द मटेरियल। अगर किसी सरफेस के ऊपर या किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर अगर हमें मटेरियल की ज़्यादा लेयर को हटाना है तो हम किसका यूज़ करते हैं, हम करते हैं सिलिकॉन कार्बाइड एब्रेसिव का। तो राइट आंसर इज ऑप्शन A4। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इज़ द मल्टी पॉइंट कटिंग टूल। मल्टीपल जो कटिंग हो जा रहा है वो कौन सा है। तो ये है हमारा रीमर। तो रीमर क्या होता है कि मल्टी पॉइंट कटिंग टूल होता है। तो राइट आंसर इज ऑप्शन A3। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ द पर्पज ऑफ रीमर। रीमर का उद्देश्य क्या है। तो रीमर का हम उपयोग क्यों करते हैं। रीमर का हम उपयोग इसलिए करते हैं, जो भी मान लो हमने कोई होल को पहले ही जनरेट किया है, अगर हमें होल को थोड़ा चौड़ा करना है या लार्ज करना है या उसकी फिनिशिंग करनी है होल्स की,
तो इसलिए हम क्या यूज करते हैं, रीमर वहाँ यूज करते हैं। तो छेद को बड़ा करना और फिनिशिंग देना उसके अंदर, तो ये पर्पज़ होता है रीमर का। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए 4। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच प्रोसेस इम्प्रूव द सीलिंग बिटवीन द मैटिंग पार्ट। कौन सी प्रक्रिया संभोग भागों के बीच सेलिंग में सुधार करती है। तो ये हमारी करती है लैपिंग। तो लैपिंग जो प्रोसेस होती है वो इम्प्रूव करती है हमारी सीलिंग को बिटवीन द टू मैटिंग पार्ट्स। जो दो पार्ट को हम आपस में मिलाते हैं उसकी भी जो सीलिंग होती है कोई लीकेज ना हो, तो वो जो प्रोसेस इम्प्रूव करती है वो कहलाती है लैपिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इज़ द ओम्स मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। तो जैसा कि आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा कि V इज इक्वल टू आई आर, तो ये क्या कहता है कि ओम्स लॉ का एक नियम है। तो इस तरीके से जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन A1। तो यहाँ से I को निकालिए तो V अपॉन R, तो यहाँ V क्या है वोल्टेज, I क्या है करंट, R फॉर रेजिस्टेंस। तो राइट आंसर इज ऑप्शन A1। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। विद्युत प्रतिरोध को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। तो रेजिस्टेंस को मापने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं, हम करते हैं ओम मीटर का। तो राइट आंसर इज ऑप्शन A3। अगर हमें वोल्टेज को मापना हो तो हम वोल्ट मीटर का उपयोग करते हैं, अगर हमें करंट को मापना है तो हम एमीटर का उपयोग करते हैं, अगर हमें पावर को मापना है तो हम किसका उपयोग करते हैं, वाट मीटर का। तो एग्जामिनर आपसे ये क्वेश्चन भी पूछ सकता है। तो यहाँ हमसे पूछा गया कि इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस को मेजर करने का जो इंस्ट्रूमेंट है किसकी हेल्प से वो मेजर करते हैं रेजिस्टेंस को, वो करते हैं हम ओम मीटर की हेल्प से। तो राइट आंसर इज ऑप्शन A3। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच स्टेट लॉ द करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वोल्टेज एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस। तो ये कौन सा नियम कहता है कि ये कहता है कि जो करंट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वोल्टेज के और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है टू द रेजिस्टेंस। तो जैसा कि ओम्स लॉ आपने पढ़ा है V इज इक्वल टू आई आर, तो यहाँ से रिलेशन यही आती है कि तो V को इधर रखेंगे, I को उधर ले जाएंगे। तो ये किस नियम को फॉलो कर रहा है, तो ये फॉलो कर रहा है ओम्स लॉ को। तो राइट आंसर इज ऑप्शन A1। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच डिवाइस हैव द एबिलिटी टू स्टोर द इलेक्ट्रिकल चार्ज। किस उपकरण में विद्युत आवेश को संग्रहित करने की क्षमता होती है। तो मेनली जब हम इलेक्ट्रिकल चार्ज को स्टोर जिसमें करते हैं वो होता है हमारा कैपेसिटर या संधारित्र। तो कैपेसिटर इज ए डिवाइस एंड हैव द एबिलिटी टू स्टोर द इलेक्ट्रिकल चार्ज। तो राइट आंसर इज ऑप्शन A1। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू चेक द कंटिन्यूटी ऑफ द फील्ड कॉइल ऑफ DC मोटर। DC मोटर के क्षेत्र कॉइल की निरंतरता की जांच के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। तो ये जो उपकरण होता है मल्टीमीटर। DC स्टैंड फॉर डायरेक्ट करंट। तो DC जो मल्टीमीटर एक इंस्ट्रूमेंट है विच इज़ यूज टू चेक द कंटिन्यूटी ऑफ द फील्ड कॉइल इन द DC मोटर। तो राइट आंसर इज ऑप्शन A3। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द नेम ऑफ द सर्किट। सर्किट का नाम क्या है। तो एक सर्किट दिया हुआ है जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि जो सर्किट है कंप्लीट सर्किट नहीं, यहाँ पे क्या है कि ओपन सर्किट है। तो ये क्या कहलाएगा, खुला परिपथ या फिर ओपन सर्किट। तो राइट आंसर इज ऑप्शन A1। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ फुल्ली चार्ज बैटरी। जो बैटरी पूरी तरह से चार्ज हो तो उसका जो विशिष्ट गुरुत्व है वो क्या होता है। द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ फुल्ली चार्ज बैटरी will be in between the range of 1.260 to 1.280। तो राइट आंसर इज ऑप्शन A4। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द परमिजिबल वोल्टेज ड्रॉप इन ईच बैटरी सेल। प्रत्येक बैटरी सेल में अनुमेय वोल्टेज ड्रॉप क्या है। तो जो परमिजिबल वोल्टेज ड्रॉप इन ईच बैटरी सेल विल बी 2.3 वोल्ट। तो राइट आंसर इज ऑप्शन A2। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मैनी सेल्स आर इन 12 वोल्ट बैटरी। जो 12 वोल्ट की जो बैटरी होती है उसमें कितने नंबर ऑफ सेल हम यूज करते हैं। तो 12 वोल्ट की बैटरी में जो नंबर ऑफ सेल यूज करते हैं वो करते हैं हम 6 सेल या 6 सेल। तो राइट आंसर इज ऑप्शन A2।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ द मटेरियल ऑफ पॉजिटिव प्लेट इन द लेड एसिड बैटरी। लेड एसिड बैटरी में सकारात्मक प्लेट की सामग्री क्या है। तो जो लेड एसिड बैटरी होती है उसमें जो पॉजिटिव प्लेट जिससे बनाई जाती है या जिस मटेरियल से बनाई जाती है वो होता है लेड परऑक्साइड। तो राइट आंसर इज ऑप्शन A2 लेड परऑक्साइड। तो राइट आंसर इज ऑप्शन A2। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ द यूज ऑफ हाइड्रोमीटर। हाइड्रोमीटर का उपयोग क्या है। तो जो हाइड्रोमीटर होता है हमारा वो हम मेजर करते हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी को चेक करने के लिए। टू चेक द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट या इलेक्ट्रोलाइट के विशिष्ट गुरुत्व की जांच करने के लिए हम हाइड्रोमीटर का उपयोग करते हैं। तो राइट आंसर इज ऑप्शन A1। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ द नेम ऑफ द इलेक्ट्रिकल सिंबल। जो विद्युत प्रतीक का नाम क्या है। तो आप चित्र को देखकर पहचान सकते हैं एक पॉजिटिव टर्मिनल है एक नेगेटिव टर्मिनल है। तो ये हमारा क्या है बैटरी है। तो राइट आंसर इज ऑप्शन A2। तो साथियों ये जो 38 क्वेश्चन है ये थे ट्रेड थ्योरी का। अब जो क्वेश्चन आएंगे वो आएंगे वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस के। तो विच अमंग द फ्लोइंग इज एन इंसुलेटर। तो जो निम्नलिखित में से कौन सा एक कुचालक है। तो चार ऑप्शन को देख कर बता सकते हैं कि इनमें से कौन सा एक इंसुलेटर है। इंसुलेटर वो होता है जिसके अंदर सर हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी है वो पास नहीं हो सकती हो। तो यहाँ जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है माइका। माइका एक इंसुलेटर है। राइट आंसर इज ऑप्शन A4। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द टर्म एज द क्वांटिटी ऑफ मैटर कंटेन इन ए बॉडी। वस्तु में निहित पदार्थ की मात्रा क्या कहलाती है। तो वस्तु में निहित पदार्थ की मात्रा वो कहलाती है मास या द्रव्यमान। तो राइट आंसर इज ऑप्शन A3। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज कॉल्ड मास पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ ए सब्सटेंस। किसी पदार्थ के द्रव्यमान प्रति इकाई आयतन को क्या कहते हैं। तो जो उसको हम बोलते हैं डेंसिटी या घनत्व। तो डेंसिटी का फॉर्मूला ही होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो राइट आंसर इज ऑप्शन A3। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द यूनिट ऑफ स्पीड। तो स्पीड की यूनिट क्या होती है। स्पीड को हम कैसे निकालते हैं। स्पीड होती है हमारी डिस्टेंस टू द टाइम। तो डिस्टेंस को हम मेजर करते हैं मीटर में, टाइम को हम मेजर करते हैं सेकंड में। तो मीटर पर सेकंड। तो राइट आंसर इज ऑप्शन A1। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज कॉल्ड इफ बॉडी डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू द सराउंडिंग। यदि कोई वस्तु अपने परिवेश के संबंध में किसी स्थिति को नहीं बदलती है तो वो क्या कहलाती है। इसका मतलब बॉडी क्या है कि रेस्ट पोजीशन में। मान लो कमरे में एक टेबल है, वो टेबल कोई अपनी विद रिस्पेक्ट टू द सराउंडिंग जो आसपास का जो एनवायरनमेंट है उसके कंपैरिजन में उसकी पोजीशन आज भी वही है कल भी वही है जब तक हम उसको मूव ना करें। तो ऐसी पोजीशन क्या कहलाती है। वो कहलाती है कि बॉडी है वो रेस्ट में है। कोई भी ऑब्जेक्ट है, बॉडी का मतलब है कोई भी ऑब्जेक्ट। जैसे मैंने आपको मेज का एग्जांपल दिया, अलमीरा, कुछ भी हो सकता है जो ऑब्जेक्ट मूव ना कर रहा हो विद रिस्पेक्ट टू द सराउंडिंग। तो राइट आंसर इज ऑप्शन A2। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द रेशियो ऑफ द पावर आउटपुट टू द पावर इनपुट। शक्ति आउटपुट और शक्ति इनपुट का जो अनुपात होता है वो क्या कहलाता है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि किसी भी चीज़ की अगर हमें एफिशिएंसी निकालनी है तो हम क्या करते हैं आउटपुट टू द इनपुट। तो जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो होगा एफिशिएंसी। एफिशिएंसी या दक्षता को निकालने के लिए हम पावर आउटपुट टू द पावर इनपुट करते हैं। तो राइट आंसर इज ऑप्शन A3। तो साथियों ये थे वर्कशॉप कैलकुलेशन साइंस के। अब जो क्वेश्चन आएंगे वो आएंगे इंजीनियरिंग ड्राइंग के। तो आपको एक कन्वेंशनल सिंबल दिया गया मटेरियल का। तो आपको ये सिंबल बताना है कि ये जो सिंबल है वो किस मटेरियल का एक सिंबल है। तो ये कुछ स्टैंडर्ड होते हैं और आपको कुछ हमेशा याद ही रखने होते हैं कि ये जो सिंबल दिखाया गया है वो किस मटेरियल के लिए है। वो मटेरियल है स्टील या इस्पात के लिए ये सिंबल है। तो जब भी हम ड्राइंग में अगर कोई स्टील को प्रदर्शित कर रहे हैं दिखा रहे हैं तो ये सिंबल को हम यूज़ करेंगे जो कि डायग्राम में दिखाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आइडेंटिफाई द कन्वेंशनल सिंबल ऑफ द मटेरियल। सामग्री के पारंपरिक प्रतीक को पहचानने। तो इसमें भी जैसा कि एक चित्र दिखाया गया है उसमें से हमें ये बताना है कि ये चित्र है वो या किस मटेरियल का है। तो करेक्ट आंसर होगा इसका गिलास। ये किसको प्रतीक कर रहा है, ये इंडिकेट कर रहा है गिलास को। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आइडेंटिफाइंग द कन्वेंशनल सिंबल ऑफ मटेरियल। वैसा ही एक मटेरियल का सिंबल दिया गया है वो किसका है, वो है कंक्रीट को प्रदर्शित कर रहा है। तो ड्राइंग में हमें अगर कंक्रीट को दिखाना होगा तो इस तरीके से हम उसकी शेप को इंडिकेट करेंगे। तो राइट आंसर इज ऑप्शन A4। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ द ट्रिम साइज ऑफ A4 शीट। A4 शीट का जो
ट्रिम साइज़ होता है वो कितना होता है, वो होता है 210 गुना में 297। आपको कैसे याद रखना है, किसी भी सीट का आपसे पूछे तो आपको सारे याद नहीं रखने, आपको A0 का याद रखना है केवल। ये कितना होता है 841 गुना में 1189। अब आपको क्या करना है, मान लो A1 का साइज़ आपको निकालना है, तो आपको क्या करना है, जो पीछे वाले हैं पीछे वालों को 2 से भाग करना है या 2 से डिवाइड करना है। तो जैसे ही हम इसको 2 से डिवाइड करते हैं, देखो 2 5 10, 2 नी में 18, 2 चौक 8, तो आपको राउंड ऑफ लेना है और जो आगे लिखा हुआ है उसको हमें पीछे लिख देना है। तो इस तरीके से हम साइज़ को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अगर हमें A2 निकालना है तो हम क्या करेंगे, पीछे वाले को 2 से डिवाइड करेंगे और आगे वाले को एज इट इज़ पीछे लिख देंगे। तो इस तरीके से हम फाइंड आउट कर सकते हैं A4 सीट का भी। तो आप कैलकुलेट अपना खुद से करना, मैंने आपको बता दिया है क्योंकि यहाँ लिख पाना थोड़ा मुश्किल है। पीछे वाले को 2 से डिवाइड करना है, आगे लिखना है और आगे वाले को पीछे लिखना है। उसके द्वारा हम A4 साइज़ जो सीट होती है हमारा, जो ज़्यादातर आपने फ़ोटोकॉपी कराते होंगे, जो पेपर होता है वो A4 ही पेपर होता है, उसका साइज़ ऐसे निकाला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ड्राइंग डायमेंशन इज़ करेक्ट एज पर IS स्टैंडर्ड। IS स्टैंडर्ड के अनुसार कौन सी ड्राइंग है वो सही है। तो मैं आपको बताना हूँ कि जो भी मान लो आपको कोई भी ऑप्शन मिले ड्राइंग में, तो आपको कैसे पहचानना है कि वो ऑप्शन सही है। तो यहाँ जो ऑप्शन सही है वो A1 है। मैं आपको बताता हूँ क्यों सही है। तो 2 तरह के जो डायमेंशन है, जैसा कि आप देख पा रहे हो कि एक हॉरिजॉन्टल डायमेंशन हमने इंडिकेट की गई है, एक वर्टिकल डायमेंशन की गई। तो हॉरिजॉन्टल डायमेंशन जो हम इंडिकेट कर रहे हैं, मान लो ये लेंथ कितनी है 50 mm है सपोज करो, तो डायमेंशन के ऊपर ही उसकी नेमिंग की जाती है वो कितना उसका डायमेंशन है। तो हॉरिजॉन्टल है तो हॉरिजॉन्टल ही हमने नंबरिंग की है उसके ऊपर। अगर वर्टिकल खींचा है तो हमने क्या किया है, वर्टिकली उसकी डायमेंशन की है। तो इस तरीके से ये ऑप्शन सही है। बाकी मैं ऑप्शन आपको दिखाता हूँ। अगर 1-2 ऑप्शन की बात करूँ तो क्या कर दिया इसने, इसको इसके नीचे लिख दिया डायमेंशन लाइन के, इसलिए ये गलत हो गया। यहाँ भी ये इसने नीचे लिख दिया, ये गलत हो गया। अगर A3 की बात करूँ तो ये इसने नीचे लिख दिया, इसलिए ये गलत हो गया। अगर A4 ऑप्शन की बात करूँ तो इसने क्या करिया, 2 गलती कर दी, इसमें नीचे भी लिख दिया है और जो वर्टिकल डायमेंशन है उसको हॉरिजॉन्टल फॉर्म में लिख दिया, इसलिए ये ऑप्शन भी गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आइडेंटिफाई द नेम ऑफ द प्रिज्म। हमें आइडेंटिफाई करना है कि ये जो प्रिज्म है वो किस शेप की है। तो जैसा कि आपको देखने से पता चल रहा है इसकी कितनी साइड है, नंबर ऑफ साइड है 4। तो नंबर ऑफ साइड 4 है, तो बाकी डिपेंड करेगा ऑप्शन पे, क्योंकि रेक्टेंगल में भी 4 साइड होती है, स्क्वायर में भी, ट्रायंगल में 3 होती है और हेक्सागोनल में 6 होती है। तो यहाँ कितनी नंबर ऑफ साइड है, 4 है। तो हमें ये बताना है कि रेक्टेंगल है स्क्वायर है, लेकिन स्क्वायर क्या होता है कि सारी साइडें इक्वल होती है। रेक्टेंगुलर में क्या होता है कि जो आमने सामने की जो साइड होती है, भुजा होती है, वो आपस में इक्वल होती है। तो यहाँ देखने से हमें पता लग रहा है कि ये जो शेप है वो क्या है, स्क्वायर शेप है। तो ये हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन A2। तो ये थे हमारे इंजीनियरिंग ड्राइंग के, जो अब हम शुरू करेंगे एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स के क्वेश्चंस। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट फ्यूचर टेंस ऑफ द वर्ब। क्रिया के सही भविष्य काल के साथ रिक्त स्थान को भरिए। तो वी डैश गो टू द जू आफ्टर द ब्रेकफास्ट। अब हमें फ्यूचर टेंस यूज करना है, तो इसमें क्या है कि वी विल गो, हम जाएंगे कहाँ, जू में। कब जाएंगे, आफ्टर द ब्रेकफास्ट, ब्रेकफास्ट के बाद हम जू में जाएंगे। तो जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन A4। तो वी विल गो टू द जू आफ्टर द ब्रेकफास्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट वर्ड। दे डैश गुड फ्रेंड्स। तो दे और फ्रेंड्स मतलब बहुत सारे हैं, वे बहुत सारे फ्रेंड हैं। तो रिक्त के स्थान पर हमें सही शब्द भरना कि दे आर गुड फ्रेंड्स, वे बहुत ही अच्छे दोस्त हैं। तो राइट आंसर है जो ऑप्शन A3। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फिल इन द ब्लैंक्स विद द प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस ऑफ द वर्ब। क्रिया के वर्तमान प्रगतिशील काल के साथ रिक्त स्थान भरे। द ट्रेन डैश थ्रू द टनल। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा द ट्रेन हैज़ पास्ड द थ्रू द टनल। ये किसकी बात कर रहा है, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस की बात कर रहा है, सॉरी इज आएगा क्योंकि प्रेजेंट की बात कर रहा है। तो द ट्रेन इज गोइंग पास थ्रू द टनल या पासिंग थ्रू द टनल। तो राइट आंसर इज ऑप्शन A2। द ट्रेन इज पासिंग थ्रू द टनल। इज इसलिए आया क्योंकि प्रेजेंट टेंस की बात हो रही है।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज फिल इन द ब्लैंक्स विद द प्रॉपर इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव। उचित इंटेरोगेटिव विशेषण के स्थान पर रिक्त स्थान भरिए। डैश आर यू गोइंग, तो आप कहाँ जा रहे हैं, तो वेयर आर यू गोइंग। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन A2, वेयर आर यू गोइंग। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फिल इन द ब्लैंक्स विद द प्रॉपर प्रोनाउन। रिक्त स्थान पर उचित सर्वनाम के साथ भरे। आई मेड दिस केक, तो आई, माई, मी, इस तरीके से आई उसके लिए कि जो शब्द यूज होता है, माई सेल्फ भी आई के लिए यूज होता है। तो आई मेड दिस केक माई सेल्फ, ये केक है मैंने खुद बनाया है। तो राइट आंसर इज ऑप्शन A1। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फिल इन द ब्लैंक्स विद द प्रॉपर प्रोनाउन। सी मेड दिस केक, रिक्त स्थान पर उचित सर्वनाम को भरिए। तो सी के जो होती है सी हर, तो सी मेड दिस केक हर सेल्फ। तो राइट आंसर इज ऑप्शन A3। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फिल इन द ब्लैंक्स विद द प्रॉपर रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन या रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिक्त स्थान पर उचित प्रत्ययवर्ती सर्वनाम को भरिए। तो सी हैज़ हार्ट, तो सी आ रहा, तो सी हर, तो सी हर हैज़ हार्ट हर सेल्फ। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन A2, क्योंकि लेडीज जो होती है उसके लिए हम सी यूज़ करते हैं फीमेल्स के लिए, तो उसमें की जो होते हैं प्रोनाउन क्या होता है कि सी हर, तो इसलिए क्या आएगा हर सेल्फ। तो सी हैज़ हार्ट हर सेल्फ। तो राइट आंसर इज ऑप्शन A2। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फिल इन द ब्लैंक्स विद द सूटेबल एडजेक्टिव फॉर द गिवन सेंटेंस। दिए गए वाक्यों के लिए उपयुक्त विशेषण के स्थान पर रिक्त स्थान भरिए। द लिटिल गर्ल्स डैश आइज रिलीव्ड हर मिसचीफ, तो लड़के की जो आंखें क्या है कि टिमटिमा रही है। तो द लिटिल गर्ल्स ट्विंकल द आई रिवेल्ड विद हर चीप्स। तो राइट आंसर इज ऑप्शन A4। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फिल इन द ब्लैंक्स विद द सूटेबल प्लेस प्रीपोजिशन। उपयुक्त स्थान पर पूर्व सर्व के स्थान पर भरिए। तो इसका जो राइट आंसर होगा माई स्कूल इज डैश ऑन द फ्लोर या माई हाउस इज ऑन द थर्ड फ्लोर। तो कहाँ यह कह रहा है कि माई हाउस इज ऑन द थर्ड फ्लोर, मेरा जो घर है वो तीसरे फ्लोर पर है। तो राइट आंसर इज ऑप्शन A3। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फिल द करेक्ट क्वेश्चन वर्ड। सही पर्सन शब्द को भरिए। डैश इज ए स्पीकर एट द फंक्शन, तो हु इज़ द स्पीकर एट द फंक्शन, जो फंक्शन पे जो स्पीकर है वो कौन था या बोलने वाला कौन था। तो राइट आंसर इज ऑप्शन A4। नेक्स्ट क्वेश्चन इज लो लेवल लैंग्वेज इज कॉल्ड। निम्न स्तर की भाषा को क्या कहा जाता है। तो जो कंप्यूटर में दो तरह की लैंग्वेज होती है, एक हाई लेवल लैंग्वेज होती है, एक लो लेवल लैंग्वेज होती है। तो जो लो लेवल लैंग्वेज होती है उसको हम बोलते हैं मशीन लैंग्वेज या मशीन भाषा। तो राइट आंसर इज ऑप्शन A3। नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्रोनाउंसिएशन रेफर टू। उच्चारण किसको संदर्भित करता है। तो प्रोनाउंसिएशन क्या होता है कि किसी भी शब्द का एक उच्चारण कहलाता है या प्रोडक्शन ऑफ द साउंड। तो प्रोनाउंसिएशन रेफर टू द प्रोडक्शन ऑफ द साउंड। तो राइट आंसर इज ऑप्शन A4। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रीअरेंज द फ्लोइंग सेट ऑफ वर्ड इनटू द मीनिंगफुल सेंटेंस। शब्दों को निम्नलिखित सेट को सार्थक वाक्य के रूप में व्यवस्थित करें। द टीचर स्कूल वर्क सी ए एज, तो इन शब्दों को मिलाकर हमें एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना। तो इन शब्दों को मिलाकर जो मीनिंगफुल सेंटेंस बनेगा वो बनेगा सी वर्क एज ए स्कूल टीचर, वह कार्य करती है एक स्कूल अध्यापिका के तौर पर। तो राइट आंसर इज ऑप्शन A2। नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइज एंड फॉल ऑफ द पिच ऑफ वॉइस इज कॉल्ड। आवाज़ की पिच का और उठना और गिरना क्या कहलाता है। जैसे हम कभी धीमे बोलते कभी तेज़ बोलते, तो इससे क्या हमारी जो वॉइस ऑफ पिच है वो वेरी कर रही है। तो वो क्या उसको हम कहते हैं कि आवाज़ में उतार चढ़ाव आ रहा है, मतलब इंटोनेशन। तो राइज एंड फॉल ऑफ द पिच ऑफ द वॉइस इज कॉल्ड इंटोनेशन। तो राइट आंसर इज ऑप्शन A2। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द वर्ड दैट एक्सप्रेस ए सडन एंड स्ट्रॉन्ग फीलिंग इज कॉल्ड। वह शब्द
जो अचानक और मजबूत भावना को व्यक्त करता हो उसे हम क्या कहते हैं? तो ऐसा शब्द जो अचानक और मजबूत भावना को व्यक्त करता हो, ऐसे सेंटेंसेस को हम या ऐसे वर्ड को हम बोलते हैं इंटरजंक्शन या विषमवादी बोधक। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए 2। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन यू ग्रीट द हायर ऑफिशियल सच एज द टीचर, इंस्ट्रक्टर, सुपरवाइजर, यू शुड यूज। जब भी आप अपने क्लास टीचर, शिक्षक, परीक्षक या पर्यवेक्षक या किसी भी उच्च अधिकारी से मिलते हैं तो आप क्या कहकर उनको अभिनंदन करते हैं? अगर हम सुबह के टाइम मिल रहे हैं तो हम बोलेंगे गुड मॉर्निंग, दोपहर में मिलते हैं तो गुड आफ्टरनून, अगर शाम के टाइम मिल रहे हैं तो गुड इवनिंग। तो ऐसा कहकर हम अपने सीनियर को संबोधित करते हैं। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए 1। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इज़ द साइलेंट लेटर इन द वर्ड आंसर। आंसर में जो कौन सा शब्द एक मूक अक्षर है? तो आंसर शब्द में जो एक साइलेंट वर्ड है या मूक जो अक्षर है वो है W। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए 4। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन इज, जैसे डू और डू नॉट की जो कैटेगरी होती है तो ये पूछ रहा है कि विच वन इज डू या डज ऑफ द डिस्कस एडिकेट्स। जो चर्चा के शिष्टाचारों में कौन सा एक डू है? तो ये हमारा शिष्टाचार होता है लिसन टू द अदर। जब भी हम कोई डिस्कशन कर रहे हैं किसी के साथ तो हमें दूसरे व्यक्ति को भी सुनना है। ये एक अच्छे विचारों या अच्छे शिष्टाचारों को इंडिकेट करता है। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए 2। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन इज डू नॉट या डज नॉट ऑफ द डिस्कशन एडिकेट्स। चर्चा शिष्टाचार का क्या अर्थ नहीं है? तो हम मान लो कोई भी डिस्कशन कर रहे हैं, आपस में कोई कम्युनिकेशन कर रहे हैं या मीटिंग में कम्युनिकेशन कर रहे हैं, हम अनावश्यक बहस कर रहे हैं या आर्गू कर रहे हैं अननेसेसरी, तो वो क्या होता है कि डू नॉट की कैटेगरी में आता है, ये अच्छे शिष्टाचारों में नहीं आता। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए 4। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन इज़ द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। कंप्यूटर के जो मस्तिष्क है उस क्या कहा जाता है? जो कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है उसे हम कहते हैं CPU या सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए 2। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन इज ए कार्डिनल नंबर। तो 4 ऑप्शन दिए गए, हमें ये बताना है कि इनमें से जो कौन सा एक कार्डिनल नंबर है। तो 10 क्या है? कार्डिनल नंबर है। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए 1। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन इज द कार्डिनल नंबर। कार्डिनल नंबर क्या है? तो कार्डिनल नंबर क्या है? 1 इज ए कार्डिनल नंबर। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए 1। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन इज़ द एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। कौन सा एक विषमवादी बोधक वाक्य है? तो कोई भी अगर हमें विषमवादी बोधक वाक्य को पहचानना तो किस तरह का जो सिंबल उनके लास्ट में है तो वो क्या है? विषमवादी बोधक वाक्य है, सेंटेंसेस है। तो ये हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। व्हाट इज़ ए ब्यूटीफुल हाउस? इट इज़। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन इज़ द एक्टिव वॉइस। जो सक्रिय आवाज़ या कौन सी, जो एक्टिव वॉइस आपने इंग्लिश में पढ़ी होगी, कौन सा एक्टिव वॉइस सेंटेंस है, कौन सा पैसिव वॉइस है? तो राम हैज़ पास द एग्जाम, ये हमारा क्या है? एक्टिव वॉइस सेंटेंस है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए 1। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन इज़ द पैसिव वॉइस। तो पैसिव वॉइस जब भी पहचानना हो तो लास्ट में क्या आता है? बाई अस आता है। तो हर बर्थडे वाज सेलिब्रेटेड बाई अस। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए 3। तो ये सेंटेंस क्या है? एक पैसिव वॉइस सेंटेंस है। साथियों, आपको मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। और इसके अलावा मैंने 2-3 पेपर प्रीवियस ईयर के इस ट्रेड के और कराए हुए हैं, अगर आपने वह नहीं देखे तो उनको ज़रूर देखें। थैंक यू। जय हिंद दोस्तों।